हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 2 का भाग 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी के बारे में समझने से पहले अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो हमारी लघु बीजाणुधानी है, मैंने इससे वाले भाग 1 में बताया था, इससे पहले वाले भाग में, जिसमें पुंकेसर था हमारा, जिसे पुमंग बोलते थे। उसके कितने भाग थे हमारे? 3 भाग थे। कौन कौन से? एक परागकोश था, योज था और पुतंतु था। तो जो हमारा पहला वाला भाग था परागकोश, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। तुम्हारी लघु बीजाणुधानियाँ कहाँ पाई जाती हैं? परागकोश के अंदर। तो लघु बीजाणुधानियों का कार्य क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करना। तो आइए जानते हैं हम। जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा पुष्प होता है उसमें पुंकेसर पाए जाते हैं, और पुंकेसर का ऊपरी भाग हमारा क्या कहलाता है? कहलाता है हमारा परागकोश। तो परागकोश हमारा लगभग इस आकृति का होता है, ठीक है। मान के चलो यह हमारा परागकोश है। अब हम इसे क्या करते हैं? बीच से काटते हैं। इस परागकोश को हम बीच से काट देते हैं। तो फिर इसकी आकृति कैसी निकल के आएगी हमारी? तो इसकी आकृति लगभग इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, इसकी आकृति लगभग इस तरीके से निकल के आने वाली है। ये हमारा किसकी आकृति है? लघु बीजाणुधानी की। तो जो हमारी लघु बीजाणुधानी होती है, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? परागकोश के अंदर पाई जाती है। और यह हमारा परागकोश का कटा हुआ भाग है, ठीक है। तो यह परागकोश है हमारा। तो एक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। एक पालियाँ ये और एक पाली ये, 2 पालियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। जैसे एक ये रही हमारी लघु बीजाणुधानी और एक ये रही लघु बीजाणुधानी, ठीक है। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी हो गई। इसी तरह से दूसरी पाली में भी हमारी 2 लघु बीजाणुधानियाँ होंगी। अब प्रत्येक परागकोश में, मतलब एक परागकोश में अब कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होगी हमारी? कितनी? 4। 1 2 3 4, मतलब एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी और दोनों पाली में 4 लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी में अनेक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। अनेक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। ये हमारी क्या हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं। ये हैं हमारी लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं।
तो एक में हमारे में ये होगी लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। इसी प्रकार से हमारे चारों में होती हैं। तो इनको हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गई हमारी लघु बीजाणु दानी जाओ सॉरी जनन कोशिकाएं, जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसका नाम है टेपिटम। इनके ऊपर एक परत पाई जाती है जो हमारी कहलाती है टेपिटम। टेपिटम का काम क्या होता है? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं या फिर लघु बीजाणु जो हमारे लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं उनको पोषण देना, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें तो भोजन देना, खाना देना। ये टेपिटम स्तर लघु बीजाणुओं को भोजन देने का काम करती है। उसके बाद टेपिटम के बाद हमारे कई स्तर, और इस टेपिटम के बाद हमारा जो पराकोष है उसकी कई दीवारें पाई जाती हैं, कई परतें पाई जाती हैं। जैसे एक परत ये हो गई हमारी, एक परत ये है, एक परत ये है, कौन कौन सी परतें होती हैं? जो बाहर वाली परत होती है उसे हम बाह्य स्तर या बाह्य भित्ति भी बोल सकते हैं, और जो उसके अंदर वाली होती है उसे आंतरिक स्तर या भित्ति, और उसके अंदर वाली को हम बोलते हैं मध्य स्तर। तो अभी हमारी हो पाई हैं दो परतें, एक परत बाकी है अभी, उसे भी बना लेते हैं। ये रही, ठीक है। तो इसके जो पहली वाले स्तर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्तर। ये हमारा होता है बाह्य स्तर।
इसके बाद जो होता है वह होता है हमारा आंतरिक स्तर या अंतः स्तर बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा मध्य स्तर। ये 3 स्तर पाए जाते हैं हमारे परागकोश के। और इस परागकोश का लगभग ऐसी आकृति होती है नीचे से। तो ये है हमारी लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, आई होप आपको ये लघु बीजाणुधानी का डायग्राम या स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो लघु बीजाणुधानी में कुछ लिख लेते हैं, मेरा मतलब डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 2 पालियाँ होती हैं, एक ये और एक ये। 2 पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। अतः प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में अनेक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में अनेक क्या होती हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। ये हमारी हैं, ये क्या हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। ये हमारी लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं। और आगे लिखेंगे, इनके चारों ओर पोषण कोशिकाओं का, इनके चारों ओर पोषण कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसे हम टैपिटम बोलते हैं। यह वाला स्तर हमारा क्या है? टैपिटम। यह, इसका काम क्या होता है? यह पोषण कोशिका होती है, इसका दूसरा नाम पोषण कोशिका होती है। यह लघु बीजाणु जो हमारे होते हैं उनको पोषण देने का पोषण देने का काम करता है। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे जिसे टैपिटम कहते हैं। टैपिटम के बाहर की ओर, टैपिटम के बाहर की ओर बीजाणुधानी की दीवारें होती हैं। बीजाणुधानी की दीवारें होती हैं जो कोशिकाओं के कई स्तर की बनी होती हैं, जो कोशिकाओं के कई स्तर की बनी होती हैं। नई लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका, प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणुओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। उसके बाद है हमारा लघु बीजाणु जनन। तो हम लघु बीजाणु जनन के बारे में समझते हैं, यह क्या होता है। तो लघु बीजाणु जनन कुछ नहीं है, बस इसमें इतना सा लिखना है कि लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, नर युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे लघु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसके बाद है हमारा
परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो इसके बारे में समझते हैं हम, यह क्या होता है। परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो जो मैंने अभी बताया था तुम्हें परागकोश, जिसमें लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, तो आज हम देखेंगे उसका स्फुटन कैसे होता है। मतलब कि जब उसमें जो परागकण होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, वो जब परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं उसके बाद वह परागकोश से बाहर कैसे निकलते हैं। ठीक है, तब जब परागकोश में स्फुटन होता है, या दूसरी भाषा में कहें तो वो छिटकते हैं, तब वह उनसे क्या निकलते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। तो देखो कैसे निकलते हैं। मैंने अभी डायग्राम हटा दिया। देखो जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया था ये भी वैसा ही है। इसके अंदर क्या बताई थी मैंने, एक पाली में दो लघु बीजाणु दानियाँ होती हैं, और प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के चारों ओर टेपिटम स्तर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर मध्य स्तर पाया जाता है। पहले तो बाह्य स्तर पाया जाएगा, फिर आंतरिक स्तर पाया जाएगा, और उसके बाद मध्य स्तर पाया जाएगा, फिर टेपिटम स्तर पाया जाएगा। ठीक है, तो मैं स्तर भी बना देता हूँ। ये हैं हमारे तीनों स्तर। इसमें क्या होते हैं हमारे लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। अभी मान के चलो इनमें क्या है, हमारे लघु बीजाणु रखे हैं, पराकड़ रखे हुए हैं प्रत्येक में। ठीक है, जो परिपक्व अवस्था में हो गए हैं। अभी यह परिपक्व अवस्था में हो गए हैं तो क्या करेंगे, यह इससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो कैसे बाहर निकलेंगे वो समझते हैं हम। तो इसमें देखो, जब परिपक्व मतलब जो पराकोष होता है वह परिपक्व अवस्था में हो जाता है, तो क्या होता है इसमें ना, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा टेपिटम स्तर होता है वह नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मध्य स्तर है वो भी नष्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, सिर्फ मैं पहले इनके नाम दे देता हूँ। यह बाह्य स्तर है जिसे बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है, इसे बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, या बाह्य स्तर। आंतरिक स्तर ये होता है मध्य स्तर, और यह था हमारा टेपिटम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से टेपिटम और मध्य स्तर ये दोनों स्तर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या क्या बचेगा हमारे पास, उसके बाद बचेगा हमारा बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर।
ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नष्ट। मैं इनको हटा ही देता हूँ, ठीक है, दोबारा से बना दूंगा। उसके बाद हमारे दो स्तर बचते हैं। एक होता है बाह्य स्तर, जिसे बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं। एक होता है हमारा आंतरिक स्तर है। ये हो गया हमारा बाह्य स्तर, ये हमारा आंतरिक स्तर। ठीक है, उसके बाद ये थी हमारी लघु बीजाणु धानी, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था। बाकी का इसमें जो था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जल की हानि होगी। क्या होगा, जल की हानि होगी। और इसमें एपीथीलियम की कोशिकाएं हैं, जो ये कोशिकाएं हैं बाह्य स्तर, अंतः स्तर और ये योज वगैरह, ये क्या होंगी, सिकुड़ने लगेंगी। जब जल जल की हानि होगी तो क्या होगी, सिकुड़ने लगेंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, किसी को पता हो तो। तो ये वाला भाग हुआ, या फिर ये वाला भाग हुआ, जहाँ पे ये वाला भाग हुआ, तो ये होता है हमारा स्टोमियम। स्टोमियम। तो जब जल की हानि हो जाती है तो यह स्टोमियम वाले स्थान से क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। जो पराकोष होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से ये स्टोमियम वाले स्थान से ये फट गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसमें जो हमारे जो पराकण बन रहे हैं, ठीक है, ये स्तर ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हुआ, ये भी हुआ। तो इसके अंदर जो हमारे पराकण बने थे वो क्या करेंगे, बाहर आने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सब बाहर आने लगेंगे कुछ। तो यह होता है हमारा परिपक्व पराकोष का स्फुटन। ठीक है, ये सब पराकण क्या होंगे, बाहर आने लगेंगे। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इसमें लिखेंगे, जब पराकण परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं, जब जब पराकण परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं तो पराकोष के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पराकोष भित्ति में केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा दोनों बचते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा बच रही है हमारी, अंतः त्वचा बच रही है, या बाह्य स्तर और अंतः स्तर दोनों बच रहे हैं हमारे, यही दोनों रह जाते हैं, बाकी का सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे हम, स्फुटन के समय जल हानि करके एंडोथीसियम की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। एंडोथीसियम की कोशिकाएं क्या करती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इस तनाव के कारण पराकोष, इस तनाव के कारण या खिंचाव के कारण, ठीक है, खिंचाव के कारण पराकोष स्टोमियम वाले स्थान से फट जाते हैं। जो हमारे पराकोष होते हैं, ये जो स्टोमियम वाले स्थान से क्या करते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, तथा दोनों परागधानियों, ठीक है, एक परागधानी ये और एक परागधानी ये, दोनों परागधानियों से पराकण बाहर निकलने लगते हैं। इसे ही
परिपक्व पराकोष का स्फुटन कहते हैं। तो ये था हमारा परिपक्व पराकोष का स्फुटन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गुरु बीजाणुधान। तो अब हम गुरु बीजाणुधानी को समझते हैं, देखते हैं गुरु बीजाणुधानी कहाँ पे होती है, कहाँ पाई जाती है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था जायांग, जिसे स्त्री केसर बोलते थे। तो स्त्री केसर के कितने भाग होते थे? स्त्री केसर के 3 भाग होते थे, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय, ये 3 भाग होते थे। तो जो हमारा अंडाशय होता था सबसे निचला वाला भाग होता था, जो फूला हुआ होता था। उसके अंदर क्या होता है, हमारे गुरु बीजाणुधानी पाई जाती थी। ठीक है, अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणुधानी पाई जाती थी। ठीक है, तो उस गुरु बीजाणुधानी में मादा युग्मक कह सकते हैं हम, या फिर गुरु बीजाणु जनन, या फिर गुरु बीजाणुओं का निर्माण। ठीक है, जैसे जो हमारी गुरु बीजाणुधानी है उसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं उनमें मादा युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, तो जहाँ पे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे ही गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं या फिर गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो आइए समझते हैं। तो जो फूल होता है ना, फूल के बीच में बीच वाला हिस्सा, जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता था, लास्ट वाला चक्र वो बताया था मैंने, जायांग, उसमें ना ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता? वर्तिकाग्र, नीचे बीच वाला क्या कहलाता? वर्तिका, नीचे वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाता था? अंडाशय। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता था? वर्तिकाग्र। यह वर्तिका कहलाता था, यह अंडाशय कहलाता था। यहाँ तक समझ में आया? तो अंडाशय में क्या होता था कि अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती थी। अनेक कैसी कैसी छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती थी। ये रचनाएं क्या कहलाती हैं? ये रचनाएं हमारी कहलाती हैं गुरु बीजाणु धानी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये है हमारी गुरु बीजाणु धानी। अब हम इनको जूम करके देखते हैं या बड़ा करके देखते हैं कैसी दिखती हैं ये। ठीक है, ये लगभग इस आकार की दिखती थी हमें।
हमारा स्ट्रक्चर है गुरु बीजाणुधानी का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से समझा दूंगा। ये हमारा गुरु बीजाणुधानी बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके हम क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर उसे समझ लेते हैं। तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा जो हमारा यहाँ पे अंडाशय में नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है हमारा बीजांड वृंत। उसके बाद ये वाला भाग जहाँ पे ये और ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये वाला भाग हमारा कहलाता है नाभिक। नाभिक। और ये वाला भाग जो खाली सा है इसके बोलते हैं निवाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? निवाग। उसके बाद इसमें इसके अंदर ना मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे। उन्हें बनाने के लिए इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारी पाई जाती है मृदुतकी कोशिकाएं। ये हमारी है मृदु ऊतकी कोशिका। मृदु मृदु ऊतकी कोशिका। कोशिका यहाँ तक समझ में आ गया आपका। और ये जो हमारा रंगीन भाग है इसे हम बोलते हैं रेफी। और क्या रह गया इसमें? इसमें हमारे बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, इसमें ना दो अध्यावरण पाए जाते हैं। ये पहला वाला है वह कहलाता है हमारा बाह्य अध्यावरण। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, अध्यावरण। उसके बाद ये वाला कहलाता है हमारा अंतः अध्यावरण। आवरण आपको मुझे लगता है सही से दिखाई नहीं दे रहा। ये बाह्य अध्यावरण और यह अंतः अध्यावरण, ये दोनों आवरण पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें
इसके अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं भ्रूणकोश। ये वाला जो हमारा भाग है इसे बोलते हैं हम भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में क्या क्या पाया जाता है उसे समझते हैं हम। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर नाभिक की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनका नाम है प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी या फिर हम प्रतिमुख कोशिकाएं भी कह सकते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। उसके बाद है हमारा इसके बीच में और पाई जाती हैं कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीय केंद्रक। तो इसे हम बोलते हैं द्विध्रुवीय केंद्रक। द्विध्रुवीय केंद्रक। उसके बाद नीचे की ओर फिर से 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3 जो बीच वाली होती है हमारी, इसे ना यहीं टच कर दो, ये वाली बीच वाली हमारी कहलाती है अंड कोशिका। उसके बाद ये और ये दोनों हमारी क्या कहलाती हैं, ये दोनों हमारी कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, ठीक है। तो ये है हमारा गुरु बीजाणु धानी का स्ट्रक्चर, और इसमें हम अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालो गुरु बीजाणु धानी और इसमें लिखते हैं अंडाशय में एक या अधिक, जो हमारा अंडाशय होता है उसमें एक या अधिक गोल सी रचनाएं होती हैं, एक या अधिक गोल सी रचनाएं होती हैं, ठीक है। ये है हमारी गोल सी रचनाएं होती हैं। इनको बीजांड कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, बीजांड कहते हैं। इन्हीं बीजांड को हम गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। जो हमारे ये बीजांड है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। आगे लिखेंगे बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, जो हमारा बीजांड होता है जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, यहाँ पर जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक कहलाता है। इसमें लिखेंगे बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे वह स्थान नाभिक कहलाता है। आगे लिखेंगे हम बीजांड वृंत बीजांड के साथ साथ चलकर एक उदेक बनाता है जिसे रेफी कहते हैं। तो हमारा ये भाग है, ये क्या कहलाता है, रेफी। उसके बाद आगे लिखेंगे बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृत्यु ऊतकी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। जो बीजांड के जो अंदर का अधिकांश भाग है, ये वाला भाग जिसे मैंने क्या कहा था, मृत्यु ऊतकी कोशिकाएं, ये वाला भाग किससे बना है, यह मृत्यु ऊतकी कोशिकाओं से बना हुआ है।
ये। ठीक है, उसके बाद है लिखेंगे बीजांड काय एक या दो कवचों से ढका रहता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। जो हमारा जो बीजांड काय है दो कवकों से ढका होता है, या तो एक कवक से ढका हो सकता है या दो कवकों से ढका हो सकता है। तो पहले वाले कवक को हम क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण। दूसरे वाले कवक को हमने क्या बोला था यहाँ पे, अंतः अध्यावरण। ठीक है, तो इतना लिखना है। उसके बाद लिखेंगे अध्यावरण की संख्या में, या सॉरी अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर एक पे लिखेंगे द्वि अध्यावरणीय। नंबर एक द्वि अध्यावरणीय। नंबर दो एक अध्यावरणीय। नंबर तीन अध्यावरणहीन। मतलब कि एक वे बीजांड होते हैं जिनमें द्वि अध्यावरणीय पाए जाते हैं, दो अध्यावरण पाए जाते हैं जैसे इसमें। और एक बीजांड वह होता है जिसमें एक अध्यावरण पाया जाता है, और एक होता है जिसमें अध्यावरण पाया ही नहीं जाता। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे लिखेंगे बीजांड काय के अग्रभाग पर, बीजांड काय के अग्रभाग पर आवरण अपूर्ण होते हैं। जो हमारे जो आवरण है यहाँ पे अपूर्ण हैं, उसे हम, या उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। इतना ले लिया। इसके बाद लिखेंगे बीजांड काय का आधार निवाग कहलाता है। जो हमारा बीजांड काय का जो आधार है वो निवाग कहलाता है। जो हमारा बीजांड है इसका ये आधार है, ये हमारा क्या कहलाएगा, निवाग कहलाएगा। उसके बाद लिखेंगे बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो बीजांड काय के मध्य में एक थैली सी होती है यह, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। इसमें आगे लिखेंगे भ्रूण कोश में तीन कोशिकाएं निवाग की ओर होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो भ्रूण कोश में तीन कोशिकाएं निवाग की ओर होती हैं, एक दो तीन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। आगे लिखेंगे दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक मध्य में होते हैं। इसके बीच में दो स्वतंत्र द्विध्रुवीय केंद्रक हैं। यहाँ तक आगे लिखेंगे तथा तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। जो तीन कोशिकाएं होती हैं वह बीजांड द्वार की ओर होती हैं। ठीक है, इनमें मध्य की कोशिकाओं को अंडकीय अंड कोशिका, ठीक है, इसके जो मध्य की कोशिका होती है यह वाली, ठीक है, इसके नीचे बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाएं होती है जिनमें से एक होती है ऊपर वाली जो बीच में पाई जाती है इन दोनों कोशिकाओं के, तो उसे बोलते हैं हम अंड कोशिका। और नीचे वाली दोनों कोशिकाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं सहायक कोशिका। उसके बाद लिखेंगे तीन कोशिकाएं सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय का या अंड आवरण कहलाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं हमारी क्या कहलाएंगी, अंड आवरण कहलाएंगी। आगे लिखेंगे बीजांड द्वार वाले सिरे के पास, बीजांड द्वार वाले सिरे के पास एक तंतु रूपी उपकरण होता है। एक तंतु रूपी उपकरण होता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड द्वार है, इसके पास वाले स्थान पर यह तंतु रूपी भाग है जो हमारा क्या कहलाता है, बीजांड वृंत कहलाता है। तो आई होप आपको यह गुरु बीजाणु धानी समझ में आ गया होगा। वीडियो तो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, पर इसमें थोड़ा सा और हम लिख लेते हैं। दो लाइनें की डेफिनेशन है एक और, उसे लिख लेते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। क्या डालेंगे, गुरु बीजाणु जनन डालो, उसमें लिखेंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे गुरु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं।
यह आपने लिख लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।